On my YouTube channel कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल नित्य निरंतर सभी प्रकार के एजुकेशनल व्यूज़, एजुकेशनल वीडियोस और एजुकेशनल विचारों को आपके समक्ष साझा करता है। हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और एकेडमिक रिव्यू के लिए आप ज़रूर ट्यून करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कॉम्टेरिया को और बहुत ही रोमांचक एजुकेशन वीडियोस का आनंद लें। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आइए हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर। जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आने के कारण भारत की शिक्षा प्रणाली में 21वीं शताब्दी के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के अनुरूप बदलावों का एक अहम सिलसिला शुरू हो गया। इस नीति में पढ़ने पढ़ाने की पुरानी चली आ रही शिक्षक आधारित व्यवस्था की जगह विद्यार्थी केंद्रित नई व्यवस्था लाकर समूची प्रणाली में बदलाव लाने पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सभी को स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराने पर भी जोर दिया गया है। प्रारंभिक शिशु काल देखभाल और शिक्षा पर इसमें विशेष ध्यान दिया गया है। बुनियादी या प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों की पढ़ने की क्षमता और अर्थ का भाव समझने की क्षमता और वास्तविक जीवन में गणित से गुणा भाग और जमा घटाकर पाने की क्षमता के विकास पर बल दिया गया है। ऐसे ही उद्देश्य से निपुण भारत मिशन शुरू किया गया है ताकि हर बच्चे के लिए ऐसा परिवेश बन जाए, आने वाले 5 साल में वह कक्षा 3 तक के स्तर की पढ़ने लिखने की क्षमता और गणित का ज्ञान प्राप्त कर सके। और निरंतर आकलन प्रक्रिया चलाए रखने के लिए ऐसा समझा जाता है कि बच्चे किस प्रकार सोचते और सीखते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कई प्रकार की बुनियादी सुधार शामिल किए गए हैं, जिसकी मदद से विद्यार्थियों के आकलन की प्रक्रिया के तौर तरीके, प्रारूप और क्रियान्वयन को नया रूप दिया जा सकेगा। इसके तहत शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति की शुरुआत 1986 में की गई थी। इसके 34 साल बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 घोषित की गई, जिसमें मौजूदा समय में लागू किया जा रहा है। और ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना की गई जिसमें हर सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के सभी छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा न्याय संगत तरीके से मिल सके। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 संयुक्त राष्ट्र के समन्वय विकास गोल 4 के अनुरूप है। इसमें सबके लिए समावेशी, न्याय संगत, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन सुनिश्चित करने और आजीवन ज्ञानार्जन के अवसर को बढ़ाने की बात कही गई है। NEP 2020 में भारत के 21वीं सदी के आकांक्षापूर्ण लक्ष्यों के अनुरूप और इसमें भारत के ज्ञान के वैश्विक महाशक्ति में तब्दील करने का लक्ष्य रखा गया है। और यह अपने दृष्टिकोण में वैश्विक होने के साथ भारत केंद्रित भी होगी। और ये मानवाधिकार, समन्वय विकास, जीवन शैली और वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने वाले ज्ञान, कौशल, मूल्य और आचरण को स्थापित करती है। इसमें शिक्षा के सर्वव्यापीकरण की बात की गई है। NEP 2020 में 2030 तक स्कूली शिक्षा के सर्वव्यापीकरण का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि 2030 तक प्री स्कूल और सेकेंडरी स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल कर लिया जाएगा। और इसके साथ ही साथ आपके 2035 तक उच्चतर शिक्षा के सर्वव्यापीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उच्चतर शिक्षा में GER को बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य है। कई राज्यों में उनके भीतर के समूह शिक्षा प्राप्ति के लिहाज से अलग अलग स्तरों पर है, इसलिए लक्ष्य और प्रयोजनों के सर्वव्यापीकरण को क्षेत्रों और समूहों के संदर्भ में देखने की दरकार की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि स्कूली शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के उच्चतर शिक्षा में अधिकतम नामांकन संभव होगा। और NEP 2020 में पढ़ाई अधूरी छोड़ चुके बच्चों की स्कूलों में वापसी के लिए उपाय करने का सुझाव दिया गया है। ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिसमें कि अब बच्चे पढ़ाई अधूरी नहीं छोड़ सकते हैं। पाठ्यक्रम और अध्यापन के तौर तरीकों में बदलाव किया गया है। इसके तहत
शिक्षा में उदार नज़रिए को अपनाने की बात कही जा रही है। स्कूली और उच्चतर शिक्षा में मौजूदा पाठ्यक्रम और अध्यापन के तौर तरीके के पुनर्गठन पर जोर दिया गया है, इसलिए कि नीति के लक्ष्य और प्रयोजनों को पूरा किया जा सके। और इसमें 10+2 के मौजूदा ढांचे के अलावा 5+3+3+4 का नया ढांचा अपने आप का सुझाव दिया गया। इसमें 3 साल की उम्र के शुरुआती बाल्यकाल में देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को मजबूत आधार दिया जाएगा। NEP में 2030 तक मजबूत अध्यापन पर आधारित गुणवत्तापूर्ण ECCE के सर्वव्यापीकरण का सुझाव दिया गया। इसमें 3 से 8 साल तक की उम्र को किसी भी बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी चरण माना जाता है। हर छात्र को तीसरी कक्षा तक बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान हासिल कर लेना चाहिए। स्कूली शिक्षा का पाठ्यक्रम और अध्यापन का ढांचा आयु वर्ग और श्रेणी के अनुरूप विकास के विभिन्न चरणों में छात्रों की ज़रूरतों और दिलचस्पियों के अनुरूप होना चाहिए। NEP 2020 में उच्चतर शिक्षा में ढांचागत सुधारों की बात कही गई है। इसमें उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और ज्ञान केंद्रों में तब्दील करने पर जोर दिया गया है। उदार बहुविषयक शिक्षा से शिक्षा प्राप्ति, अनुसंधान यानी कि रिसर्च और सामुदायिक कार्य, अनेक ज्ञानार्जन और औपचारिक अनौपचारिक अवसरों को समन्वित करके छात्रों में क्षमताओं का विकास किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ सामुदायिक कार्य, ज्ञानार्जन के औपचारिक अनौपचारिक अवसरों को समन्वित करके छात्रों में बहुविध क्षमताओं का विकास किया जा सकेगा। ऐसी शैक्षिक प्रक्रिया में अंतर्विषयक परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देगी ऐसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और संस्थान बहुविषयक होने के नाते अध्यापन प्रणाली का इस तरह पुनर्गठन करेंगे कि छात्रों को मतलब इंस्टीट्यूट इस तरह से अपने आप को रीजनरेट करेंगे, ऐसे पुनर्गठित करेंगे कि छात्रों को विषयों के चुनाव का अवसर मिल सके। और ऐसी उम्मीद लगाई जाएगी कि 2035 तक संबद्ध कॉलेज और धीमे धीमे खत्म हो जाएंगे और उनकी जगह बहुविषयक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय उनकी जगह ले लेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में विश्व स्तरीय बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाने की सिफारिश की गई है। और इन संस्थानों को बहुविषयक शैक्षिक अनुसंधान विश्वविद्यालय, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी, जिसको कि शॉर्ट में मेरू कहा जाएगा, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी, शॉर्ट फॉर्म मेरू के नाम से जाना जाएगा। और इसमें शिक्षा में न्याय संगतता होगी और शिक्षा का समावेशन होगा। NEP में उनके लिए गुणवत्तापूर्ण, न्याय संगत, समावेशी शिक्षा का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा के सभी स्तरों पर पहुंच, उनकी भागीदारी और ज्ञानार्जन के परिणामों में विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच अंतर को दूर करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। ऐसी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें न्याय संगतता को समावेशी विचार मानते हुए सामाजिक आर्थिक रूप से कमज़ोर समूहों, सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स यानी SEDG और रीजन्स पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें राज्यों के बीच विशाल अंतर को ध्यान में रखा गया। इसमें कमज़ोर समूहों की बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों को विशेष शिक्षा क्षेत्र, स्पेशल एजुकेशन जोन SEZ, जैसा कि आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया था, उसी तरह स्पेशल एजुकेशन जोन SEZ घोषित करने की सिफारिश की जाएगी। और इसमें नीतियां और योजनाओं को ज़्यादा प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। NEP में SEDG में पहुंच, भागीदारी और ज्ञानार्जन, परिणाम की समस्याओं और स्कूल और उच्चतर शिक्षा में समूह और क्षेत्रों के बीच विभिन्न प्रकार की असमानताओं को मतलब कि जो भी डिफरेंसेस होंगे उनको दूर करने के लिए समुचित रणनीतियां अपनाने का सुझाव दिया गया है। और अर्ली चाइल्डहुड यानी शुरुआती बाल्यावस्था देखभाल से लेकर उच्चतर शिक्षा तक ज्ञानार्जन के परिणामों में न्याय संगतता को बढ़ावा देना
न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्रभावशाली व्यवस्थाओं के लिए सुधार की भी व्यवस्था की गई है। एनईपी में शिक्षा के क्षेत्र में लक्ष्यों और प्रयोजनों को हासिल करने के लिए व्यवस्था का परिवर्तनकारी एजेंडा निर्धारित किया गया है। इसमें स्कूली शिक्षा के प्रमुख सुधारों में स्कूल परिसर समूह की स्थापना करना, स्कूल मानदंडों और प्राधिकरणों का निर्धारण और विद्यालय परीक्षा बोर्ड में सुधार करना, ऐसा इनके प्रोजेक्ट में शामिल होगा। और इसमें एक भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के गठन की सिफारिश की गई है। ये आयोग उच्चतर शिक्षा में एकमात्र नियामक संस्था होगा। इसके 4 स्तंभ होंगे, जिसमें राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा संसाधन केंद्र, नेशनल हायर एजुकेशन रिसोर्स सेंटर NHERC, और दूसरा होगा राष्ट्रीय मूल्यांकन और मान्यता परिषद, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल NAAC। इसके साथ ही साथ तीसरी संस्था होगी उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल HEGC, और चौथी जो बॉडी होगी वो होगी सामान्य शिक्षा परिषद, जनरल एजुकेशनल काउंसिल GEC। ये एकमात्र नियामक संस्था के गठन को पीछे उद्देश्य और पेशेवर शिक्षा में ज़रूरत से ज़्यादा नियमन से होने वाली समस्याओं को दूर करेगा। इस प्रकार की 4 बॉडीज़ का गठन किया जाएगा। यह आयोग उच्चतर शिक्षा में, इसके लिए एक भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके साथ ही साथ आयोग उच्चतर शिक्षा में एकमात्र नियामक संस्था, इसके साथ इनके 4 स्तंभों की जो मैंने बात की, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा संसाधन केंद्र, राष्ट्रीय मूल्यांकन और मान्यता परिषद, उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, और उसके बाद सामान्य शिक्षा परिषद, जनरल एजुकेशन काउंसिल। इनके एकमात्र नियामक संस्था के गठन के पीछे उद्देश्य उच्चतर और पेशेवर शिक्षा में ज़रूरत से ज़्यादा नियमन से होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए प्रभावशाली व्यवस्था के लिए सुधारों की ऐसी व्यवस्थाएं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में की जाएगी। अगली जो विशेषता होगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उसमें होगा स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए मानक निर्धारण होगी और उनकी मान्यता का भी निर्धारण होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और मान्यता के बारे में प्रावधान किए गए हैं। इसमें स्कूली शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी SSSA की स्थापना का सुझाव दिया गया है, और ये प्राधिकरण गुणवत्ता के प्रभावी आश्वासन और मान्यता प्रदान करने की प्रणाली को संस्थागत रूप देगा। उच्चतर शिक्षा के लिए HECI के एक स्तंभ के रूप में NAAC के गठन की बात की गई है, और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि इस नई व्यवस्था से तंत्र ज़्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में व्यावसायिक शिक्षा की भी बात की गई है। इसमें सामान्य शिक्षा में कौशल के तत्वों को मजबूत करने के लिए जोर दिया गया है, और इसमें व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की औपचारिक शिक्षा में समावेश करके इसका दर्जा बढ़ाने की बात कही गई है। ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि 2025 तक 50% से ज़्यादा छात्र स्कूली और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के जरिए ही व्यावसायिक शिक्षण भी हासिल कर लेंगे। के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षण भी हासिल कर लेंगे। अगली जो विशेषता होगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, इसमें है कि शिक्षा के मौजूदा और इच्छित परिणामों के बीच अंतर को शुरुआती बाल्यावस्था से उच्चतर शिक्षा तक व्यवस्था में बड़े सुधारों और समुचित रणनीतियों और कार्यक्रम के जरिए दूर किया जाना है। ऐसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी अपने दृष्टिकोण और इरादे में वैश्विक के साथ ही स्थानीय गुणों को भी प्रदर्शित करेगी। अगली जो विशेषता होगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कि नीति अनुसंधान और ज्ञान सृजन की एक मजबूत संस्कृति विकसित करने का पक्ष लेती है। इनका मकसद होगा भारत के ज्ञान को क्षेत्र में महाशक्ति बनाना, और इसमें एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना का सुझाव दिया गया है। ये संस्थान विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में अंतर विषयक अनुसंधानों के साथ ही साथ अनुसंधान और नवोन्मेष को यानी कि इनोवेशन को इम्प्रूव करेगा, यानी बढ़ावा देगा। अगली जो विशेषता होगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वो ऐसी होगी IT का यूज़ करेगा, प्रौद्योगिकी का उपयोग होगा। इसमें NEP 2020 में एक राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।
ऐसी प्रक्रिया को बेहतर बनाने और ज्ञानार्जन आकलन योजना और प्रशासन में सुधार के मंच के रूप में काम करेगा। और एनईपी में सभी स्तर पर प्रौद्योगिकी के समुचित समावेश की बात कही गई है, जिसमें शिक्षा, ज्ञानार्जन, मूल्यांकन प्रक्रियाओं में सुधार होगा। हर कदम शिक्षकों को तैयार करने और उनके सतत पेशेवर विकास में मददगार होगा। आईटी के समावेश से कमज़ोर समूहों और शिक्षा की पहुंच बढ़ेगी और शैक्षिक योजना प्रशासन और प्रबंधन को ज़्यादा सुचारू बनाया जा सकेगा और शिक्षा पर सरकारी खर्च में वृद्धि होगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 शिक्षा पर सरकारी खर्च को सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का 6% करने का संकल्प जाहिर करती है। इसकी सिफारिश 1986 की नीति में भी की गई थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के मकसद से वित्त पोषण के लिए दीर्घकालिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शुरुआती बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान सुनिश्चित करना, स्कूल परिसर और समूहों को पर्याप्त और समुचित संसाधन मुहैया कराना, अल्पाहार और मिड डे मील के रूप में पोषण की व्यवस्था, शिक्षक शिक्षण और शिक्षकों के सतत पेशेवर विकास में निवेश, विशिष्टता के लिए महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में सुधार, अनुसंधान, संवर्धन और प्रौद्योगिकी और ऑनलाइन शिक्षा का व्यापक उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगली विशेषता होगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीयकरण, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। एनईपी 2020 में शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीयकरण का पक्षधर है। इसमें ऐसे अवसर पैदा करने की बात कही गई है जिसमें बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय छात्र अध्ययन के लिए भारत आ सकें। इसमें विदेश में अध्ययन के इच्छुक भारतीय छात्रों को इसके लिए अवसर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी किया गया है। इसमें कहते हैं कि उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय विश्वविद्यालय को अन्य देशों में परिसर खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसी तरह विश्व के नामचीन विश्वविद्यालयों को भारत में संचालन की सुविधा प्रदान करने के लिए विधायी व्यवस्था की जाएगी। ऐसे विश्वविद्यालय को स्वायत्त भारतीय संस्थानों के समान ही नियमन, संचालन और विषय वस्तु के मानदंडों के संदर्भ में विशेष सुविधा दी जाएगी। अगली जो विशेषता होगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वो होगी कि भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन किया जाएगा। एनईपी 2020 के सभी स्तरों पर भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति के इस्तेमाल की हिमायत करती है। इसमें देश की भाषाओं के संवर्धन के मकसद से भारतीय अनुवाद और विवेचना संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसमें कहते हैं कि संस्कृत को स्कूली और उच्चतर शिक्षा संस्थानों की मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा और ऐसा स्पष्ट किया गया है कि भारतीय भाषाओं को रोजगार के अवसर के लिए योग्यता के मानदंडों में शामिल किया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हम जो कंक्लूज़न निकालेंगे वो ऐसा होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की दृष्टि अत्यंत व्यापक और दीर्घकालिक है। तथ्य और नीति के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए लक्ष्यों और प्रयोजनों को हासिल करने के लिए तौर तरीके निर्धारित किए गए हैं। शिक्षा के मौजूदा और इच्छित परिणामों के बीच अंतर को शुरुआती बाल्यावस्था से उच्चतर शिक्षण तक व्यवस्था में बड़े सुधारों और समुचित रणनीतियों और कार्यक्रमों के जरिए दूर किया जाना है। ऐसी नीति में अपने दृष्टिकोण और इरादे में वैश्विक के साथ ही स्थानीय भी हैं और यह कई मानकों में पिछली एजुकेशन पॉलिसियों से काफ़ी आगे है। इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को शैक्षिक सुधार के एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है। इसका लक्ष्य शिक्षा की बुनियाद को मजबूत बनाना और सबसे कमज़ोर समूह की शैक्षिक ज़रूरतों को पूरा करना तथा भारत की शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक तौर पर अग्रणी स्थान तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से एनईपी 2020 शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीयकरण का पक्षधर रखा गया और इसमें ऐसे अवसर पैदा करने की बात कही गई है जिनमें बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय छात्र अध्ययन के लिए भारत आ सकें और इसमें विदेश के अध्ययन के इच्छुक भारतीय छात्रों को इसके लिए अवसर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी किया गया है। इस प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस और इस प्रकार के एजुकेशनल लेक्चर सुनने के लिए आप बराबर ट्यून करें हमारे चैनल कॉमटेरिया को। कॉमटेरिया नित्य निरंतर एजुकेशनल बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस को लेकर आपके समक्ष बराबर आता रहा है। बने रहें हमारे चैनल कॉमटेरिया पे। कॉमटेरिया का एकमात्र उद्देश्य सभी पढ़ें सभी बढ़ें। कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल पूर्णतः निःशुल्क है
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो प्रेस कर दें। कॉम्पिटेटिव नित्य निरंतर छात्र हितों में अपने बराबर सेवाएं देता रहेगा। एजुकेशनल वीडियोस हो या कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस हो, जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान समय में कई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस की डेट अनाउंस कर दी गई है, जिसमें UPSSC राजस्व लेखपाल के फॉर्म भरे जा चुके हैं। UPSSC वीडियो की पुनर्परीक्षाएं मार्च में कराई जाएंगी। उसके साथ ही साथ BPSC 67th PT की एग्ज़ाम्स 30 अप्रैल 2022 को और उत्तराखंड PCS PT की परीक्षा 3 अप्रैल 2022 को कराई जाएगी। इसके साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा नायब तहसीलदार परीक्षाएँ भी अप्रैल में संभावित हैं। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन PT एग्ज़ाम 24 अप्रैल को निर्धारित किए गए। इसके साथ ही कई एग्जामिनेशंस के मेन एग्जामिनेशंस भी कुछ 24 अप्रैल को निर्धारित है। बने रहे, जमे रहें हमारे एजुकेशन चैनल कॉम्पिटेटिव पे। चैनल अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो प्रेस कर दें। वीडियो अगर ये पसंद आया हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट, तो इस वीडियो को शेयर कर दें। जय माँ गंगा, हर हर महादेव।